सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम त्रिपाठी आज एक बार फिर आपके सामने उपलब्ध हूं इतिहास की एक नई श्रृंखला को लेकर के। आज हम इतिहास विषय में आपके लिए कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो इतिहास विषय में प्रवेश करने से पहले जान लेना अति आवश्यक होता है। हम करेंगे भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि के विषय में, हम बात करेंगे भारत नामकरण के विषय में, हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के संबंध में, हम बात करेंगे भारतीय इतिहास लेखन में प्रवेश को लेकर के। हाँ, तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को यह बता दूं कि मेरा अथक प्रयास है कि ये श्रृंखला प्रतिदिन आपके लिए हो, आपको प्रतिदिन नई जानकारी इतिहास की उपलब्ध कराई जाए। और ये हमारा सोचने का नजरिया होना चाहिए कि हम इतिहास को आप तक पहुंचाएं। ये मेरा बहुत ही मन रहता है कि मेरे पास जो इतिहास की जो छोटी सी जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंचे। दरअसल प्रतिदिन अध्ययन करने के बाद में मैं खुद नहीं रह पाता हूँ। मेरा खुद मन करता है कि मैं बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करूं, बहुत मन करता है कि सारी चीजें बताऊं जो भी मुझे पता है इतिहास के बारे में, और नई जानने का प्रयास करता रहूं, नई नई बातें पता लगती रहे मुझे इतिहास के बारे में। कुल मिलाकर के यही मानना है कि इतिहास को हम एक अपने अध्ययन का विषय बना करके चलें और प्रतिदिन हम इतिहास का श्रवण करें, तभी हम एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इस फील्ड में। जैसा कि मैंने बताया कि हम इतिहास के विषय में आज चर्चा करेंगे, और सबसे पहले हम इतिहास की भारत के विषय में बात करेंगे, क्योंकि हम इतिहास भारत का पढ़ने जा रहे हैं और हमें भारत के विषय में पता होना चाहिए। सर्वप्रथम हम भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम भारत के नामकरण पर बातचीत करेंगे। भारत की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत का भौतिक स्वरूप एकदम अतुलनीय है, क्योंकि हमारी प्रकृति ने भारत को, ऐसा कई बार मैं सोचता हूं कि जब मैं भारत को विश्व के मानचित्र पर देखता हूं तो ऐसा लगता है कि भारत को बहुत ही अद्भुत तरीके से संवारा और सजाया गया है। यानी कि प्रकृति ने भारत को ऐसा संवारा है, ऐसा सजाया है कि भारतीय मानचित्र को हम विश्व के मानचित्र में बहुत ही अद्भुत और सुंदर रूप से पाते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप भारत को एक नई दिशा और दशा प्रदान कराता है, और भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भारत की जो प्रकृति है, भारत की जो सुंदरता है, इन लोगों को विदेशी लोगों को आकर्षित करती रही हमेशा भारत में आने के लिए। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत भूमि में हम जन्मे हैं और हम अपने अतीत को जानने का प्रयास कर रहे हैं, अतीत की ओर अग्रसर हैं, अतीत को जानने की ओर अग्रसर हैं। जब हम भारत की भौगोलिक संरचना की बात करते हैं तो हम भारत के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। जैसे भारत का जो तटीय क्षेत्र है, भारत का जो स्थलीय क्षेत्र है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी भारत का एक अपना अलग ही महत्व है। भारत में बहुत सारी नदियां हैं, भारत में बहुत सारी झीलें हैं, तालाब हैं, वन उपवन हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं। मतलब कुल मिलाकर के प्रकृति की सारी वो चीजें हमारे भारत में मौजूद हैं जो प्रकृति ने इस धरा को सौंपी है, जो मानव जीवन के लिए अनुकूल होती हैं, जो किसी देश के विकास के लिए अनुकूल होती हैं, वो सारी चीजें मौजूद हैं हमारे भारतीय भूमि पर, है ना। हिमालय पर्वत समूह जो है वो एक बहुत ही विशाल पर्वत समूह है। भारतीय
पृष्ठभूमि पर उपलब्ध, चूंकि ये भारत को सुरक्षित करता है, संरक्षित करता है। तो भारत की जो उत्तरी सीमा है वो सुरक्षित रहती है। उत्तरी भारत का मैदान, उसके बाद उत्तरी भारत के मैदान में हम प्रवेश करते हैं। उत्तरी भारत का मैदान हमारे लिए बहुत ही, हमेशा इतिहास में बहुत ही चर्चा में रहा है उत्तर भारत का मैदान, और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है ये उत्तर भारत का। चूंकि अब पर्वत श्रृंखला, चूंकि उत्तर में पर्वत श्रृंखला, विशाल पर्वत श्रृंखला विराजमान है, और उसके बाद में एक विशाल मैदान है उत्तर भारत का, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के सहयोगी हैं, प्रतिद्वंदी नहीं है, एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं। उत्तर भारत के में स्थित हिमालय पर्वत से विभिन्न प्रकार की नदियां निकलती हैं और संपूर्ण उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं उसको सिंचित करती हैं। वहां अत्यधिक उपजाऊ भूमि है, अत्यधिक बहुत सारी कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिससे लोगों का जीवन यापन चलता है। हमारा आर्थिक समृद्धि है, भारत की बनती आर्थिक दृष्टि से भारत मजबूत हो रहा है। तो ये जो प्राकृतिक सुंदरता है, प्राकृतिक परिदृश्य भारत का है, ये हमें अन्य देशों से अलग करता है और अन्य देशों में हमारी छवि को अच्छा बनाए रखता है। तटीय जो क्षेत्र हैं भारत के, चाहे वो पूर्वी तट हो चाहे पश्चिमी तट हो, व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विदेशों के साथ व्यापार में भारतीय जो पूर्वी और पश्चिमी तटीय भूमि है, तटीय क्षेत्र हैं, वहां स्थित बहुत सारे बंदरगाह हमेशा से भारतीय व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे। तरह तरह की व्यापारिक वस्तुएं इन तटीय क्षेत्रों पर आती हैं और यहां से विदेशों के लिए निर्यात की जाती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी फसलें उगाई जाती हैं वो भारतीय जनमानस के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही साथ में विदेशी जो देश हैं, जो अन्य देश हैं बाहर के, वो भी भारतीय वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं। प्राचीन काल से ही भारत अन्य देशों के लिए प्रमुख रहा है और विभिन्न देश भारत में आते रहे, व्यापार करते रहे और वो भारत पर निर्भर रहे। भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भारत हमारा भारत हो जाता है। हिमालय भूमि, उसके आसपास के जो वन उपवन हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता तो है ही भारत में, और प्राकृतिक सुंदरता ही हमें अन्य देशों से अलग करती है। इसी के साथ में अगर हम और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार हैं, है ना, तटीय मैदान हैं, द्वीप समूह हैं, भारत में द्वीप समूह हैं, पर्यटन स्थल बहुत सारे हैं जो विदेशों को भी आकर्षित करते हैं। हमारा मनोरंजन तो करते ही करते हैं, हमारे लिए आय का स्रोत भी हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय भौगोलिक क्षेत्र है जो भारत की जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो हमें हमारे देश में सबसे अलग थलग करती हैं, हमें अन्य लोगों में महत्वपूर्ण बनाती हैं। एक भीड़ में भारत देश चमकता है सितारे की तरह, ध्रुव तारे की तरह। तो ये हमारे कल्चर है, हमारी संस्कृति को एक नए मोड़ पर ला करके खड़ा करती है। अगर हम बात करें हम अपने कल्चर की, अपनी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की, तो भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है विविधता में एकता। यानी कि आप देखेंगे कि भारत वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है, अपनी बोली है, अपनी संस्कृति है, अपना पहनावा, अपना खान पान है। लेकिन ये सारी चीजें हमें यूनिटी प्रदान कराती हैं, हम एक हैं। कई बार
ऐसी स्थितियां पैदा हुई भारत में विविधता बनाने के काम किए गए, भारत को बांटने का काम किया गया, लेकिन फिर भी हमने एकता का परिचय दिया। हमने यह बताया कि हम वसुधैव कुटुंबकम को सार्थक बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व हमारा घर है। हम प्रयास करते हैं कि हम सब एकजुट होकर के अपने देश की प्रगति में योगदान देंगे। ये हमारी यूनिटी है, हमारी एकता है, हमारा प्रयास है कि हम प्रयास करते हैं कि हम एक रह करके बहुत सारे काम काज कर सकते हैं। हम अपने देश को नई नई ऊंचाइयां दे सकते हैं, हम अपने देश को नई पहचान प्रदान करा सकते हैं। और ये आज का नहीं है, ये सदियों से रहा है। भारतीय पृष्ठभूमि पर विविधता में एकता। बहुत सारे ऐसे 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 जनजातीय समूह भारत में आए और उन्होंने भारतीय पृष्ठभूमि में रहना पसंद किया। हमने उसको स्वीकार किया अपनी कल्चर के साथ, और आज हम सब एक हैं, हम सब यूनिटी के साथ रहते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी अन्य व्यवधाएं हमारी कल्चर में आने पाई कि एक टक लगा कि हमारी कल्चर में एक ऐसा रोक सा लग गया हो, लेकिन फिर भी हमारी यूनिटी ने उन व्यवधानों को अलग करने का प्रयास किया और हम वास्तव में एक हीरे की तरह चमक उठे। हमारी कल्चर की खुशबू आज भी विदेशों में जाती है, लोग उससे लाभान्वित होते हैं। उनको लगता है कि भारतीय जो एकता है, विविधता में एकता है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी होनी चाहिए। लोग हमसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीजें ना हमको एक अलग ही डायरेक्शन में लेकर के जाती है, एक अलग ही छवि बनाती हैं वैश्विक पृष्ठभूमि पर। हालांकि विश्व आज ग्लोबल साउथ की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे, हम भी उसी रेस में आगे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति बहुत ही एक अलग ही थलग हो जाती है। हमारी संस्कृति में समन्वय की भावना रहती है, हमारी संस्कृति में भ्रातृत्व बंधुत्व की भावना रहती है। तो ये हमारी संस्कृति की विशेषताएं हैं जिनसे हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपनी कल्चर में देखते हैं प्राचीनता एक हमारी संस्कृति की विशेषता है। हमारी संस्कृति बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। भारतीय संस्कृति, अगर हम मानव के विषय में बात करें, भारत में मानव यानी कि हमारी कल्चर कुल मिलाकर के बहुत ही प्राचीन कल्चर है। कहीं ना कहीं जो प्रागैतिहासिक काल भारत में देखने को मिलता है, आदिऐतिहासिक काल भारत में देखने को मिलता है, और इतिहास में हमारी बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हमें इंपॉर्टेंस प्रदान कराती, महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाती है। प्राचीनता वास्तव में हमारी सनातनी संस्कृति है, जो सबसे प्राचीन संस्कृति है। ये विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति इसकी प्राचीनता के प्रमाण है भारतीय संस्कृति की। इसके बाद में निरंतरता, सततता, तो एक अलग ही विशेषता हमारी संस्कृति की है। यह विश्व की अन्य संस्कृतियों से भारत को अलग करती है। कवि इकबाल ने कहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी पंक्ति है और बहुत ही पसंद है हमें, कि यूना मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। यूना मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात तो है हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे हैं लोग, लेकिन हमारी संस्कृति को आज तक नहीं आने पाई। हालांकि इसमें एक और इस संस्कृति की विशेषता है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता यानी कि भारतीय जो
संस्कृति हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया का पाठ पढ़ाती है। यानी कि यहां पर सभी के कल्याण की बात की जाती है, किसी एक व्यक्ति के कल्याण की बात नहीं की जाती। और ये हमारी सदियों से परंपरा में रहा है। भारत में अनेक योगी, अनेक महान पुरुष हुए जो समय समय पर हमें हमारा ज्ञान वर्धन करते रहे, हमें मार्गदर्शित करते रहे। हम ऐसी भूमि पर जन्मे हुए हैं जहां जहां पर जो सप्त ऋषियों की भूमि कही जाती है, जो सप्त ऋषियों की भूमि कही जाती है, ऐसी संस्कृति हमारी संस्कृति की अलग ही विशेषता है। हमारी संस्कृति में संस्कारों को महत्व दिया जाता है, हमारी संस्कृति में 4 आश्रमों का महत्व है, पुरुषार्थों का महत्व है। हमारी संस्कृति में एक अच्छी वर्ण व्यवस्था थी, जो अवतारवाद का हमारी संस्कृति में बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय स्थान है। लेकिन भारतीय संस्कृति की मानता है कि जब जब अधर्म में वृद्धि होती है और पाप बढ़ता है, तब तब इस अधर्म का विनाश करने के लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेता है। यानी कि ये भारतीय कल्चर की एक अपनी विशेषता है। इसी के संबंध में गीता में एक श्लोक है, कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य, जैसे शब्दों को कह करके इंगित किया गया है। यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूं। यहां स्वयं कृष्ण कहते हैं अर्जुन से इस बात को, यानी कि सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए मेरा अवतार होता है। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं। विष्णु के 10 अवतारों की अवधारणा, इस अवतारवाद का जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा भारतीय कल्चर में। हाँ, समन्वय की भावना, ग्रहणशीलता, आत्मसात की प्रवृत्ति हमारी संस्कृति में हमेशा से रही है। हम एकजुट होकर के कार्य करना पसंद करते हैं। भारतीय संस्कृति खुले मन से विश्व की अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ मानी गई है और अन्य संस्कृतियों को आत्मसात करने का इसमें एक अच्छा सगुण है, अच्छी विशेषता है। हाँ, ये सारी चीजें हमें अन्य जगत से अलग करती हैं, अन्य संस्कृतियों से भिन्न बनाती हैं। भारतीय जनमानस में एक चीज हमें देखने को मिलती है कि आप अलग अलग क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो वहां आपको अलग अलग तरीके से लोग मिल जाएंगे, अलग अलग वेशभूषा के लोग मिल जाएंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, खान पान भी भिन्न भिन्न रहते हैं। फिर भी हम सब एकजुट होकर के काम करना पसंद करते हैं, भारतीय समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति की एक अलग विशेषता कहलाती है। अब हम भारत के नामकरण की बात कर लें। ऐसी मान्यता है कि पौराणिक युग में राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम भरत रखा गया। उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। भरत नाम से ही सर्वप्रथम ऋग्वेद में भारत का नाम मिलता है। यानी कि ऋग्वेद में भरत नाम से ही भारत की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। एक भूभाग के रूप में भारतवर्ष शब्द सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख दरअसल कलिंग राजा खारवेल थे, उनका हाथी गुम्फा अभिलेख उनके समय के इतिहास की जानकारी का एक बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो राजा खारवेल के जीवन के प्रथम जो 13 वर्ष का इतिहास क्रमबद्ध बताता है। और उसमें भारतवर्ष भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में, भारतीय भूभाग के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। वैदिक कालीन जन था, एक वैदिक काल में भरत नाम का एक जन था, कबीला था। इसके नाम पर भी भारत के नाम का उल्लेख मिलता है। ऐसा भी माना जाता है विद्वानों द्वारा कि वैदिक काल में जो भरत जन था, भरत कबीला था, उसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। अशोक के अभिलेखों में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है, जम्बूद्वीप नाम मिलता है।
है ना। जम्बू नामक वृक्ष भारत में उस समय पाया जाता होगा, इसी कारण भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया है। सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के लिए फारसी जो ईरानी थे उन्होंने भारत में प्रवेश किया, और चूंकि फारसी जो थे वो सा को हा कहते थे, और उन्होंने सिंधु क्षेत्र में प्रवेश किया तो उन्होंने सिंधु को हिंदू से संबोधित किया। अब चूंकि वो सा को हा के नाम से बुलाते थे तो इसीलिए वो हिंदू पड़ गया, और हिंदू से ही हिंद बना। अब चूंकि भारत को इस तरीके से अलग अलग उसके नामकरण पाए जाते हैं, अलग अलग रूप से भारत को देखा जाता है। तुर्की भारत में आए और उन्होंने हिंदुस्तानी नाम दिया, और उनकी भाषा चूंकि हिंद भी थी तो उन्होंने इस तरीके से इसको अलग ही तरीके से एक्सप्लेन किया, व्याख्या इसकी की। अरबी लोग इस क्षेत्र को अल हिंद कहते थे। अब अल हिंद कहते थे तो धीरे धीरे वो हिंदुस्तान के रूप में परिवर्तित होता चला गया। हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु नदी के नाम से हुई है, जैसा कि बताया है। फारसवासी आधुनिक ईरान के रहने वाले थे। सा का उच्चारण हा के रूप में करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु का नामकरण हिंदू के रूप में किया। अतः सिंधु नदी के पूर्व दिशा की ओर की भूमि को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहा। अब इंडिया और रोमानिया सिंध, चूंकि वो इंडस कहते थे इंडिया को, इंडस के नाम उन्होंने प्रारंभ किया। आर्यवर्त भारत को कहा गया है, भारत के जो उसका जो उत्तरी क्षेत्र है उसको आर्यवर्त कहा गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि समुद्र के उत्तर से तथा हिमालय के दक्षिण में जो कल्पित क्षेत्र है वह भारत देश है, तथा वहां के जो निवासी हैं वो भारतीय हैं। तो इस तरीके से भारत के विभिन्न नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग नाम से भारत को पुकारा जाता है। समय काल परिस्थिति के आधार पर भारत को अलग अलग नामों से बुलाया गया, पुकारा गया। हाँ, एक महत्वपूर्ण हो जाती है इतिहास लेखन का विकास की। अगर हम जब बात करते हैं भारत में इतिहास लेखन के बारे में जब बात करते हैं तो चूंकि बता दें कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भारतीय इतिहास में अगर हम प्रागैतिहास में प्रवेश करें, क्योंकि प्रागैतिहास में हमें कोई ऐसा लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई जिससे कि भारतीय इतिहास को लिखा जाए। उस समय के इतिहास को जानने के लिए हमें पुरातात्विक साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ा। अब वहां ऐसा कोई हमें साक्ष्य नहीं मिला है जिससे पता लगे कि भारत में इतिहास लिखना कब से प्रारंभ हुआ। आधे इतिहास में हाँ हमें बिल्कुल लेखन कला के विषय में पता चलता है, लेकिन वहां की जो लेखन सामग्री है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए आधे इतिहास में भी हम यह स्पष्ट नहीं कह सकते कि वहां इतिहास कहीं ना कहीं इतिहास को महत्व दिया जाता रहा होगा। हाँ बिल्कुल, लोगों ने लिखने का प्रयास किया है। उन्होंने क्या लिखने का प्रयास किया है, क्या बताने का प्रयास किया है, हमें ये अस्पष्ट है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। बहुत प्रयास किया गया इसके विषय में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है वो वहां से हमें इतिहास के विषय में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। और प्रारंभ में जो जैन और बौद्ध साहित्य है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इस क्षेत्र में। वहीं से हमें इतिहास के विषय में विशिष्ट तरीके से पता लगता है। हालांकि हम अगला जो सेशन हमारा होगा वो इतिहास को जानने के साधन जो जितने भी रहे हैं, भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख साधनों के रूप में हम चर्चा करेंगे। उसमें हम इतिहास को जानने के विभिन्न साधनों के विषय में बातचीत करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें लगता है, आशा है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुना होगा और लाभ भी प्राप्त किया होगा। ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करती है। ये प्रत्यक्ष है कि आप अपनी संस्कृति से जुड़ें,
और इतिहास को अपने जीवन का एक हिस्सा बना करके चलें। इतिहास पढ़ने का प्रयास करें, इतिहास सीखने का प्रयास करें और इतिहास से कुछ शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करें। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। और अब चूंकि ऐसे ही मेरा प्रयास रहेगा कि लगातार आपको हम नए नए सेशन, नए नए टॉपिक्स की विशिष्ट जानकारी प्रदान करें और आप तक ये हमारी बात पहुंचे, तो इसके लिए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सबसे पहले, और उसी के साथ में ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि डेली के डेली आपको जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा और इससे आपको पता लगता रहेगा कि एक नई जानकारी आज हमें प्राप्त होने वाली है। तो ठीक है, आप सभी मस्त रहें और अगले सेशन का हमारा इंतजार करें। मैं जल्द ही लेकर के आऊंगा। नमस्कार।